हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राइट, तो आज हम क्या करेंगे, कल जो हमने इनकम्प्लीट क्वेश्चन छोड़ा था, राइट, इलस्ट्रेशन नंबर 1, ऑलरेडी हमने क्या किया, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड 10th ट्रांजैक्शन तक अकाउंटिंग किया था। तो ये हमारी 1, 2, 3, 5 तक की, सॉरी 1, 3, 5 एंड 10 तारीख की जर्नल एंट्री ऑलरेडी हम दे चुके हैं, उसका हमने कल डेबिट क्रेडिट सेग्रीगेट किया था। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 1, राइट, आपके सॉल्व एग्जाम्पल या सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 1 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। तो उन्होंने दिया था ये क्वेश्चन अबाउट नरेंद्र जनरल स्टोर, तो उसके हमने ऑलरेडी फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड 10th तारीख तक के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं। आज हम उसके आगे वाले ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपको दिया है दैट इज 15 तारीख, तो फिर से हम उस ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं, उसके डेबिट क्रेडिट सेग्रीगेट करते हैं, फिर उसकी जर्नल एंट्री इमीडिएटली पास करते हैं। तो क्या दिया है, ध्यान से पढ़ो उसे। परचेस्ड फर्नीचर ऑफ ₹30,000 एट GST 18%। सी वेरी सिंपल, ये ऑलरेडी हमने जीएसटी का कंसेप्ट लास्ट टू लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, है कि नहीं, कि जीएसटी होता क्या है, जीएसटी के टाइप क्या होते हैं, एंड हमने फिर उसका अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो भी हमने देखा था, है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, या इस ट्रांजैक्शन में क्या दिया है, परचेस्ड फर्नीचर, आपने फर्नीचर परचेस किया, कितने का फर्नीचर परचेस किया, 30,000, जिस पर आपको 18% जीएसटी देना पड़ा। मतलब फर्नीचर 30,000 का है प्लस 18% यू हैव टू गिव द जीएसटी, राइट। अभी जीएसटी को थोड़ी देर दिमाग से साइड में निकालो। एज यूजुअल दो एलिमेंट सोचो कि क्या आ रहा है या फिर क्या जा रहा है। ऑलवेज कीप दैट इन माइंड, राइट। इसी प्रकार से करोगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगी, राइट। क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, जीएसटी सबको एक साथ सोचोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, राइट। तो थिंक कि क्या आ रहा है या फिर क्या जा रहा है। तो उन्होंने वेरी क्लियरली कहा है ट्रांजैक्शन में, परचेस फर्नीचर, यानी कि आपने फर्नीचर खरीदा, तो माय फर्स्ट एलिमेंट बिकेम फर्नीचर, यस और नो, है कि नहीं। तो फर्नीचर आ रहा है तो माय फर्स्ट एलिमेंट इज फर्नीचर अकाउंट, इसमें कोई डाउट। अब सोचते हैं कि सेकंड एलिमेंट क्या है। तो उन्होंने कहा है क्या कि किससे खरीदा है, उन्होंने वो भी नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा है क्या कि पेड कैश या पेड बाय चेक, नहीं। तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, बस वो कह रहे हैं कि फर्नीचर खरीदा 30,000 का है, 18% जीएसटी है, बस इतना ही कह रहे हैं। मतलब मैंने फर्नीचर तो खरीदा बट डिड आई पेड मनी, नहीं कहा है। किससे खरीदा है उसका नाम भी नहीं है, राइट। अगर किससे खरीदा है उसका नाम होता तो यहाँ पर हम अज्यूम करते कि उससे खरीदा है, मतलब देयर इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मतलब मैंने फर्नीचर खरीदा एंड सामने वाले पार्टी को पैसा पे नहीं किया। अगर उन्होंने ऐसा कहा होता, परचेस फर्नीचर 30,000 एट 18% जीएसटी फ्रॉम अशोक मेहता या अशोक ट्रेडर्स या श्री ट्रेडर्स या और कोई नाम देते, तो इसका मतलब हमने गुड्स खरीदे, है कि नहीं, या फर्नीचर खरीदा। किससे खरीदा उसका नाम दिया है तो हम अज्यूम करते कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, बट उन्होंने वो भी नहीं दिया है। बट उन्होंने ये कहा है कि आप परचेस फर्नीचर फॉर 30,000 एट 18% जीएसटी फॉर कैश, ये भी नहीं कहा है। उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि परचेस फर्नीचर एट 18% जीएसटी एंड पेड बाय बैंक, तो इन्होंने कुछ नहीं कहा है कि फर्नीचर आया, ये तो समझ में आ रहा है, बट उसके बदले में पैसे दिए या नहीं दिए ये नहीं पता है, या उधार खरीदा है ये भी नहीं पता। तो फिर हम अज्यूम क्या करेंगे, तो कॉमन सेंस इज, आपने फर्नीचर खरीदा, नाम नहीं है, इसका मतलब हम फ्रीली थोड़ी खरीदेंगे फर्नीचर, हमने पैसे दे के खरीदे, है कि नहीं। तो इफ नथिंग इज मेंशन कि आपने फर्नीचर उधार खरीदा है या पैसे दे के खरीदा है या सामने वाले पार्टी का नाम नहीं है, देन वी हैव टू अज्यूम कि मैंने फर्नीचर खरीदा है तो बट अभी पैसे दे के खरीदा होगा, कोई मुझे फ्रीली तो नहीं देगा फर्नीचर। तो यूज थोड़ा सा कॉमन सेंस। फर्नीचर परचेस, मैं बस इतना ही बोल रहा हूँ, फर्नीचर परचेस, ठीक है, फर्नीचर खरीदा, है कि नहीं। अगर मान लो आपका दोस्त है, उसने बोला कि मैंने आज मोबाइल खरीदा, व्हाट इज इट, मैंने मोबाइल खरीदा, तो क्या आप अज्यूम करोगे कि यस, उसने पैसे देके खरीदा है। सेम इज, मैंने फर्नीचर खरीदा, किससे खरीदा नाम नहीं पता है कि नहीं। तो मैं सिंपली अज्यूम क्या करूंगा कि मैंने फर्नीचर खरीदा एंड कैश दिया, तो मेरा सेकंड एलिमेंट ऑटोमेटिकली बन जाएगा कैश अकाउंट। इज इट क्लियर। तो फर्नीचर आ रहा है एंड कैश जा रहा है, इज इट क्लियर। अब मैं इनका डेबिट क्रेडिट सेग्रीगेट करता हूं, इट इज वेरी सिंपल। फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर इज डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर फर्नीचर डेबिट है तो कैश इज ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, क्रेडिट, है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, पहले फर्नीचर अकाउंट एक एलिमेंट, कैश अकाउंट दूसरा एलिमेंट सेग्रीगेट किया। फर्नीचर को मैं कह रहा हूं डेबिट क्योंकि फर्नीचर आ रहा है, एंड कैश को मैं कह रहा हूं क्रेडिट क्योंकि कैश जा रहा है। यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं कि जीएसटी का क्या होगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, अब जीएसटी का डेबिट क्रेडिट में अभी नहीं सोचूंगा, मैं सिर्फ क्या करूंगा, रफली जीएसटी का कैलकुलेशन करूंगा। क्या करूंगा मैं, अब रफली जीएसटी का कैलकुलेशन करूंगा। सो जीएसटी के इसके बाद जब भी एंट्री आएगी या जब भी आपको जीएसटी के बारे में ट्रांजैक्शन दी जाएगी, तो पहले दो एलिमेंट सेग्रीगेट करो, डेबिट क्रेडिट सेग्रीगेट करो, फिर जीएसटी का रफली कैलकुलेशन करो। मैं यहां पर एक रफ कैलकुलेशन कर रहा हूं जीएसटी का। तो कैलकुलेशन इस प्रकार होगा, मैंने कितने का फर्नीचर खरीदा है, 30,000, उस पर जीएसटी कितना है, 18%। तो 30,000 का 18% अगर मैं कैलकुलेट करूंगा
करूंगा तो इट विल बिकम 5400। कैसे कैलकुलेट किया? 30,000 इंटू 18/100 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मिलेगा मुझे 5400। परसेंटेज कैलकुलेशन सबको आना चाहिए, राइट? तो जीएसटी इज 5400। अब हमने पहले वाले लेक्चर्स में ये पढ़ा है कि जीएसटी का जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो हमें उसे ब्रेक करना है इनटू टू पार्ट्स, दैट इज सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी एंड एसजीएसटी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी। तो वो डिवाइड कैसे होगा? तो इट इज वेरी सिंपल, जितना टोटल जीएसटी है उसको डिवाइडेड बाय 2 करो, हाफ करो, आधा करो। तो मेरा 5400 टोटल जीएसटी है, तो मैं इसके दो हिस्से बनाऊंगा, सीजीएसटी अलग, एसजीएसटी अलग। बट सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना? तो 5400 को मैं डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, तो 5400 डिवाइडेड बाय 2 करने पर मुझे आंसर मिल रहा है 2700 सीजीएसटी एंड 2700 एसजीएसटी। इज इट क्लियर? तो मुझे 5400 टोटल जीएसटी मिला, जिसमें से आधा सीजीएसटी है, आधा एसजीएसटी है, राइट? अब इस वर्किंग नोट एंड मेरे डेबिट क्रेडिट के एलिमेंट के साथ मैं जर्नल एंट्री पे आके एंट्री दे रहा हूं। अब जर्नल एंट्री देते वक्त मैं कहूंगा पहले तो फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट में यहां पर लिखूंगा, तो यहां पर मैं डेट लिखूंगा पहले 15 तारीख, उसके आगे लिख रहा हूं फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने का फर्नीचर है? 30,000, जस्ट कॉपी पेस्ट इट। फर्नीचर डेबिट है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितने का फर्नीचर है? 30,000। ये क्लियर है? तो सिंपल पहला काम मैंने क्या किया, मैंने फर्नीचर अकाउंट डेबिट जो मैंने एलिमेंट लिखा था वो मैंने कॉपी पेस्ट किया, राइट? अब मैं जीएसटी के बारे में सोचता हूं एंड अब मैं अपने अकाउंटिंग में जीएसटी इंक्लूड करूंगा। तो जीएसटी डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, उसके लिए मैंने आपको कहा था कि यूज द कॉमन सेंस या यूज द लॉजिक, कि मशीनरी अगर डेबिट है या फर्नीचर अगर डेबिट है, जो चीज आप खरीद रहे हो वो डेबिट है, तो उसकी जीएसटी भी डेबिट होगी, राइट? तो मैं फर्नीचर खरीद रहा हूं इसलिए फर्नीचर मैंने डेबिट किया, है कि नहीं? फर्नीचर अगर डेबिट है तो उस पर लगने वाली जीएसटी भी उसके साथ डेबिट होगी, मतलब जो सीजीएसटी है वो भी मेरे जर्नल एंट्री में डेबिट होगी एंड एसजीएसटी भी मेरे जर्नल एंट्री में डेबिट होगी। बट द थिंग इज, यहां पर डेबिट करते वक्त मुझे ये सोचना है कि ये इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी है या ये आउटपुट एसजीएसटी सीजीएसटी है। तो उसके लिए भी सिंपल लॉजिक है, मैं फर्नीचर खरीद रहा हूं तो फर्नीचर आ रहा है तो इट इज इन, फर्नीचर इज कमिंग इनटू माय बिजनेस, इट इज इनपुट ऑफ माय बिजनेस, है कि नहीं? तो जीएसटी को भी मैं इनपुट जीएसटी कहूंगा। तो एंट्री लिखते वक्त मैं पहले सीजीएसटी की एंट्री करूंगा एज इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 2700। उसके नेक्स्ट लाइन पर मैं लिखूंगा इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 2700 एंड देन इन तीनों का मिला के मैं सामने वाले को कैश पे करूंगा। तो जो मेरा एलिमेंट है क्रेडिट में कैश, तो मैं नीचे लिखूंगा टू कैश अकाउंट, इन तीनों का टोटल टुवर्ड्स द आउटर कॉलम विच इज 35,400। इज इट क्लियर? ये समझ में आया? तो मैंने देखो इसको तोड़ तोड़ के जर्नल एंट्री बनाया, राइट? सब कुछ एक साथ नहीं सोचना है, डू इट स्टेप वाइज। पहले मैंने डेबिट क्रेडिट के एलिमेंट्स एग्रीगेट किए, फर्नीचर आ रहा है डेबिट, मैं पैसा दे रहा हूँ क्रेडिट, राइट? कैश जा रही है, कैश इज क्रेडिट, राइट? फिर जब मैं एंट्री में आया तो जो पहला डेबिट एलिमेंट है मैंने लिखा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितने का फर्नीचर है? 30,000, राइट? अब जब मैं डेबिट लिख रहा हूँ फर्नीचर को, तो मेरे जो जीएसटी है वो भी डेबिट में आएंगे, एज सिंपल एज दैट। कि जिस चीज पर जीएसटी लग रही है वो अगर डेबिट है तो जीएसटी भी डेबिट है, एंड जिस आइटम पर जीएसटी लग रही है वो अगर क्रेडिट है तो जीएसटी भी क्रेडिट होगी, एज सिंपल एज दैट, राइट? तो फर्नीचर आ रहा है डेबिट है इसलिए उसकी जीएसटी भी डेबिट है, एज सिंपल एज दैट, राइट? तो फर्नीचर के साथ साथ फर्नीचर पे जो हमने कैलकुलेट की थी रफली जीएसटी, वो भी मैं एंट्री में डेबिट करूंगा। तो मेरी एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट 30,000 मैंने लिखा, फिर दोनों जीएसटी को मैं डेबिट लिख रहा हूं, बट उसे एंट्री में लिखते वक्त आई हैव टू राइट वेदर इट इज इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी, राइट? तो ये इनपुट जीएसटी क्योंकि फर्नीचर आ रहा है, इट इज इन, फर्नीचर इज कमिंग इन टू माई बिजनेस, तो इट इज इनपुट जीएसटी, इसलिए मैं लिखते वक्त लिख रहा हूं इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। अब जिससे मैंने फर्नीचर खरीदा उसे मैं पैसे दे रहा हूं, कैश देके खरीद रहा हूं, तो उसे देते वक्त मैं इन तीनों का मिला के टोटल पे करूंगा। मैं उसको ये नहीं बोलूंगा 30,000 लो और बाकी का जीएसटी मैं गवर्नमेंट को दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं सामने वाले पार्टी को फर्नीचर प्लस जीएसटी का पैसा पे करूंगा, तो सामने वाले पार्टी को मैं जब कैश पे करूंगा तो इन तीनों का टोटल यानी कि 30,000 प्लस 2,700 प्लस 2,700 मैं टोटल कैश पे करूंगा 35,400। इज इट क्लियर? ये समझ में आ रहा है सबको? तो ये क्लियर है। आगे बढ़े तो चलते हैं ऑन द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 18 तारीख। तो 18 तारीख को वो दे रहे हैं रिसीव्ड अ बेरर चेक ऑफ ₹25,000 फ्रॉम विकास। तो वो क्या कह रहे हैं, आपको विकास से बेरर चेक मिला। क्या मिला आपको? बेरर चेक मिला। तो बेरर चेक होता क्या है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा चेक के ऊपर डिस्कशन करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो अभी थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन भूल जाओ, डेबिट क्रेडिट भूल जाओ एंड सिर्फ सामने कॉन्सेंट्रेट करो। सबने चेक देखा है, चेक इस प्रकार होता है कि नहीं?
उस पर ऊपर बैंक का नाम होता है, अकाउंट जिसका अकाउंट होल्डर है उसका नाम होता है, अकाउंट का नंबर होता है, फिर बाकी के जितने भी IFSC कोड है, इंपॉर्टेंट कोड्स है, माइकर कोड है, वो सारी चीज़ें उस पर मेंशन होती है, राइट। अब बेसिकली चेक का काम क्या है? तो चेक इज अ इंस्ट्रूमेंट जो आपको हेल्प करता है आपके बैंक अकाउंट के पैसे किसी और के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने में काम में आएगा, राइट। तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये चेक है, राइट, ये मिस्टर ए का चेक है। मिस्टर ए का अकाउंट इज इन ICICI बैंक, जैसे इस चेक पे लिखा है कि दिस इज ICICI बैंक का चेक। तो ये चेक मान लो ए का है, मिस्टर ए का है, एंड मिस्टर ए को मिस्टर बी को सिर्फ 10,000 रुपए देने हैं, राइट। तो मिस्टर ए क्या करेगा, इस चेक पर लिखेगा मिस्टर बी का नाम, राइट, मिस्टर बी, अमाउंट में लिखेगा 10,000 और नीचे अपनी सिग्नेचर करेगा, डेट कॉलम में डेट लिखेगा और ये बी के हाथ में रख देगा, है कि नहीं। अब बी क्या करेगा इस चेक का, तो बी ये चेक अपने बैंक अकाउंट में जाके जमा करेगा, राइट। मान लो बी का अकाउंट इज इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कहां पर बी का अकाउंट? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो बी क्या करेगा, इस चेक को अपने SBI अकाउंट में जाके जमा करेगा, उसको एक पे इन स्लिप जोड़ेगा, उस पर अपने अकाउंट्स की डिटेल लिखेंगे। चेक पे जो अकाउंट की डिटेल है वो ए के है, क्योंकि ये ए का चेक है, ए बी को दे रहा है। तो बी जब अपने अकाउंट में चेक जमा करेगा तो बी क्या करेगा, अपने अकाउंट की डिटेल पे इन स्लिप पे जमा लिखेगा, उस पर ये चेक स्टेपलर से या फिर पिन से जोड़ेगा एंड अपने बैंक में जमा करेगा। फिर SBI क्या करेगी, SBI ये चेक ICICI बैंक को भेजेगी। ICICI बैंक ए के बैंक अकाउंट में से उतना पैसा निकालेगी, से 10,000 रुपए अगर चेक पे लिखे हैं तो 10,000 रुपए निकालेगी एंड SBI को देगी, एंड SBI फिर उतना पैसा बी के अकाउंट में जमा करेगा। सो इट इज वेरी लेंथी प्रोसीजर, गेटिंग इट। तो होता क्या है, बेसिकली चेक इज एन इंस्ट्रूमेंट जिससे आप आसानी से आपके बैंक अकाउंट के पैसे किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे कि हमारे एग्जांपल में ए एंड बी का एग्जांपल था। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम यह है कि मैं चेक लिखूंगा या ए चेक लिखेगा, वो बी को देगा, फिर बी अपने बैंक में जमा करेगा, फिर बी की बैंक क्या करेगी, ए के बैंक को चेक भेजेगी, फिर ए की बैंक ए के अकाउंट में से उतना पैसा निकालेगी, बी के बैंक को भेजेगी, फिर बी की बैंक एक के अकाउंट में बी के अकाउंट में पैसा जमा करेगी। तो इसमें देयर आर फोर पार्टीज इन्वॉल्व, ए एंड ए की बैंक 2 पार्टीज हुए, बी एंड बी की बैंक और 2 पार्टीज हुई। तो ये 4 पार्टी के बीच में चेक की ट्रांजैक्शन घूमेगी। सो इट इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, है कि नहीं। तो यहां पर एक आसान तरीका है कि ए जब बी को चेक देगा तो वो बेरर चेक भी दे सकता है। कैसा चेक दे सकता है? बेरर चेक दे सकता है। तो बेरर और क्रॉस चेक उसके लिए हमें समझना पड़ेगा, राइट। तो वो जो मैंने अभी ट्रांजैक्शन दिया था वो था अबाउट क्रॉस चेक, जो मैंने आपको कहा था कि ए बी को देगा, फिर बी अपने बैंक में जमा करेगा, फिर बी की बैंक ए के बैंक को भेजेगी, ए की बैंक ए के बैंक से पैसा निकालेगी, फिर बी के बैंक को देगी और बी के बैंक बी के अकाउंट में पैसा जमा करेगी। दिस इज अबाउट अ क्रॉस चेक। तो बेसिकली क्रॉस चेक बेरर चेक होता क्या है, तो सामने देखो, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ क्रॉस चेक एंड दिस इज अ एग्जांपल ऑफ बेरर चेक। क्या डिफरेंस है? सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओनली 2 क्रॉसेस। अगर आप क्रॉस चेक पे देखोगे तो ऊपर चेक के लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे मैंने 2 क्रॉस लगाए और उसके अंदर लिखा है अकाउंट पे ही। अकाउंट पे ही का मतलब होगा या क्रॉस चेक का मतलब होगा जिसका नाम उस अकाउंट पे लिखा है या उस चेक पे लिखा है, पैसे उसी के बैंक अकाउंट में जमा होने चाहिए। मतलब जो मैंने अभी आपको प्रोसीजर बताई कि चेक घूमेगा फ्रॉम ए टू बी, बी अपने बैंक में जमा करेगा, बी की बैंक ए के बैंक को भेजेगी। सो दैट इज रिलेटेड टू द क्रॉस चेक। तो क्रॉस चेक हैज टू बी डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब जिसका नाम मैंने लिखा है, बी का नाम लिखा है, तो बी को कंपलसरी ये क्रॉस चेक अपने बैंक अकाउंट में ही जमा करना पड़ेगा एंड फिर बैंक थ्रू वो चेक क्लियर होगा एंड बी के बैंक अकाउंट में ही पैसे जमा होंगे। Is it clear what I'm saying? तो क्रॉस चेक का पैसा कंपलसरी बी के बैंक अकाउंट में ही जमा होगा, राइट। बट अगर मैं क्रॉस ना देते हुए बेरर चेक दूं तो क्या डिफरेंस है बेरर चेक? तो बेरर चेक में मैंने ये लेफ्ट में 2 जो क्रॉस है चेक के ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में 2 क्रॉस नहीं की है, 2 लाइंस 2 डंडिया नहीं लगाई, तो इन दिस केस ये बन गया बेरर चेक। मतलब क्या होगा, इस पर मैंने लिखा है मिस्टर बी 10,000, तो ये चेक बी डायरेक्टली ICICI बैंक यानी कि मेरा बैंक अकाउंट जहां पर है वहां जाएगा, वहां पर ये चेक सबमिट करेगा एंड ICICI बैंक उसके हाथ में डायरेक्टली 10,000 रुपया कैश रखेगी। मतलब वो जो लॉन्ग प्रोसीजर है वो बी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट प्रोसीजर में बी के हाथ में कैश आ जाएगा। सी बेरर चेक का मतलब है, बेरर यानी कि यू कैन कैरी दैट चेक
टू द इशूअर्स बैंक। इशूअर मतलब ए यहां पर, या मैं ए हूं, मैं चेक इशू कर रहा हूं, राइट। तो बी क्या करेगा, डायरेक्टली मेरी बैंक अकाउंट जो एड्रेस चेक पे लिखा है उस एड्रेस पे जाएगा, बैंक में जाएगा, बैंक में वो चेक दे देगा काउंटर पर, और काउंटर पर जो आदमी है वो उसे मेरा सिग्नेचर वेरीफाई करने के बाद पैसा दे देगा। तो इमीडिएटली बेरर चेक कैन बी इमीडिएटली एनकैश्ड। बेरर चेक को आप क्या कर सकते हो, इमीडिएटली एनकैश कर सकते हो। ऑन दी अदर हैंड क्रॉस चेक क्या होगा, क्रॉस चेक को आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करके फिर आपके अकाउंट में पैसे जमा होंगे। सो अगर मैं बी को क्रॉस चेक दूंगा तो बी को क्या करना पड़ेगा, वो चेक अपने बैंक अकाउंट में जमा करना पड़ेगा, फिर उसकी बैंक अकाउंट वो मेरे बैंक अकाउंट या मेरे बैंक पे भेजेगी, मेरी बैंक मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के बी के बैंक को देगी, और फिर बी का बैंक बी के अकाउंट में पैसा जमा करेगा। तो इट इज अ लॉन्ग प्रोसीजर। उसमें पैसा बी के बैंक अकाउंट में आएगा, उसके हाथ में कैश नहीं आएगा इन क्रॉस चेक। बट इन केस ऑफ बेरर चेक, बी को ये चेक लेके अपने बैंक के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, बी डायरेक्टली मेरे बैंक में जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक में जाएगा, राइट। और आईसीआईसीआई बैंक में वो ये चेक जमा करेगा, आईसीआईसीआई बैंक वाले उसे इमीडिएटली 10,000 रुपए हाथ में कैश दे देंगे। मतलब बी को ये चेक अपने बैंक अकाउंट में जाके जमा करने की जरूरत नहीं है, उसे इमीडिएटली बेरर चेक के बदले में कैश मिल जाएगा। गेटिंग इट, ये समझ रहे हो। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, दिखते वक्त अगर आप देखोगे तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। क्रॉस चेक सिर्फ मैं ऊपर कोने में दो, लेफ्ट कोने में टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, दो क्रॉस मार्क कर रहा हूँ, अंदर लिख रहा हूँ अकाउंट पे ही, मतलब दिस चेक हैज टू बी कंपल्सरी डिपॉजिटेड बाय बी इन हिज अकाउंट ओनली, राइट। वो उसे डायरेक्टली मेरे बैंक के पास जाके उसे पैसे नहीं मिल सकते। इफ इट इज क्रॉस्ड मतलब बी को वो कंपलसरी अपने अकाउंट में जमा करना है, एंड फिर रेगुलर क्लियरिंग प्रोसेस ही बी के अकाउंट में वो पैसे जमा होंगे। बट ऑन दी अदर हैंड मैं उसे अगर बेरर चेक देता हूं तो मैं उस पर क्रॉस नहीं करूंगा, तो बी के लिए आसान होगा। बी ये बेरर चेक लेके क्या करेगा, मेरे बैंक के पास जाएगा, मेरी बैंक ये चेक लेगी, मेरी सिग्नेचर है तो उसे वो वेरीफाई करेगी कि मेरी सिग्नेचर करेक्ट है या नहीं, राइट। बी से शायद वो एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगेंगे, लाइक उसका आइडेंटिटी प्रूफ, एंड फिर उसे पैसा दे देंगे हाथ में। तो इन दिस केस क्या होगा, अगर मैं किसी को बेरर चेक दे रहा हूं तो बेरर चेक मतलब उसके हाथ में डायरेक्टली कैश देने के बराबर है कि नहीं। तो बेरर चेक अगर मैं बी को दे रहा हूं तो बी डायरेक्टली भागते भागते मेरे बैंक के पास जाएगा, मेरे बैंक में चेक देगा, और मेरी बैंक चेक के बदले में उसे कैश दे देगी। जैसे हम एटीएम से पैसे निकालते हैं वैसे बी क्या करेगा, बैंक में चेक देगा, बैंक उसके हाथ में कैश दे देगी। तो बेरर चेक इज नथिंग बट एज इक्वल टू कैश। इज इट क्लियर, ये समझ रहे हो। तो अब अकाउंटिंग में इसके लिए करना क्या है, राइट। तो जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें चेक जो आ रहा है वो बेरर है या क्रॉस्ड है उसके बारे में सोचना है। अगर मैं चेक दूंगा, इफ आई एम अ गिवर ऑफ चेक, सी इन बोथ द केस मैं चेक दे रहा हूं बी को, मैं ए हूं, मैं बी को चेक लिख के दे रहा हूं। अगर मैंने क्रॉस चेक दिया तो बी को क्या करना पड़ेगा, बी को वो अपने बैंक अकाउंट में चेक जमा करना पड़ेगा, फिर उसकी बैंक मेरे बैंक चेक भेजेगी, मेरी बैंक फिर बी के बैंक को पैसा देगी। तो इन केस, इन बोथ द केस, या इन से फॉर द केस ऑफ क्रॉस चेक, पैसा मेरे बैंक अकाउंट से ही जा रहा है कि नहीं। अगर मैं बेरर चेक दूंगा तो बी क्या करेगा, सिर्फ अपने बैंक के पास नहीं जाएगा, डायरेक्टली भागते भागते मेरे बैंक के पास जाएगा, मेरे बैंक में वो चेक जमा करेगा, और मेरी बैंक क्या करेगी, मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के उसको देगी। सो इन बोथ द केसेस मैं अगर चेक इशू कर रहा हूं, मतलब मैं चेक देने वाला हूं, तो मैं क्रॉस चेक दूं या बेरर चेक दूं, दोनों वक्त पैसा मेरे बैंक अकाउंट से ही जाएगा, है कि नहीं। आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट जहां पर मेरा बैंक है, या मेरा बैंक आईसीआईसीआई बैंक है जिसमें मेरा अकाउंट है, उसी अकाउंट से पैसे कटेंगे। तो मैं क्रॉस चेक दूं या फिर बेरर चेक दूं, इन बोथ द केसेस पैसा मेरे बैंक अकाउंट से कटेगा। बट जो रिसीवर ऑफ द चेक है, जिसको चेक मिल रहा है, उसके लिए दोनों के टाइम अलग अलग प्रोसीजर फॉलो करनी है। अगर मिलते वक्त बी को क्रॉस चेक मिल रहा है तो उसे क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी उसे बैंक अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। बट अगर उसे बेरर चेक मिल रहा है तो वो क्या करेगा, इमीडिएटली उसके बदले में बैंक से कैश निकाल लेगा। सो रिसीव करते वक्त चेक क्रॉस है या बेरर है वो हमें सोचना है। अगर मैं चेक दे रहा हूं तो वो क्रॉस है या बेरर है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैसा बैंक से ही जाएगा। इज इट क्लियर। तो आते हैं ऑन आर ट्रांजैक्शन। तो आर ट्रांजैक्शन में वो कह रहे हैं कि हमें बेरर चेक मिला, किससे मिला, विकास से मिला। तो अगर हमें बेरर चेक मिल रहा है तो मैंने अभी आपको कहा कि बेरर चेक इज इक्वल टू कैश इफ यू आर रिसीविंग इट, एंड क्रॉस चेक इज इक्वल टू बैंक। ये याद रखो। क्या याद रखोगे, बेरर चेक इज इक्वल टू कैश, क्योंकि बेरर चेक अगर आपको मिल रहा है तो आप इमीडिएटली क्या करोगे, सामने वाली पार्टी के बैंक में जाके पैसा निकालोगे। तो इन केस ऑफ बी, मैंने बी को चेक दिया बेरर चेक, तो बी इमीडिएटली उसे कन्वर्ट करेगा इनटू कैश। बट अगर मैंने क्रॉस चेक दिया तो बी को कंपल्सरीली क्या करना पड़ेगा, उसे अपने बैंक अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। तो मैं आपको इक्वेशन बना रहा हूं या बता रहा हूं, बेरर चेक इज इक्वल टू कैश इफ यू रिसीव अ बेरर चेक इज इक्वल टू कैश,
एंड इफ यू रिसीव अ क्रॉस चेक इज इक्वल टू बैंक। तो यहां पर मुझे बेरर चेक मिल रहा है, तो बेरर चेक इज इक्वल टू कैश। तो अगर मुझे बेरर चेक मिल रहा है तो मेरा पहला एलिमेंट बन गया मेरे ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं ऑफ द सेकंड एलिमेंट। तो मुझे बेरर चेक मिला, यानी कि मुझे कैश मिल रहा है। बेरर चेक आई विल कंसीडर एज ऑलवेज कैश, अगर मुझे मिल रहा है तो। अगर मैं बेरर चेक दे रहा हूं या क्रॉस चेक दे रहा हूं, इन बोथ द केस आई हैव टू राइट बैंक अकाउंट ओनली। उस पर हम आएंगे थोड़ी देर बाद, राइट। तो यहां पर मुझे क्या मिल रहा है? बेरर चेक मिल रहा है। तो मैंने अभी आपको कहा कि बेरर चेक इज इक्वल टू कैश। तो मेरा पहला एलिमेंट बन गया कैश अकाउंट, राइट। क्योंकि अगर सामने वाली पार्टी ने मुझे बेरर चेक दिया है तो मेरे लिए काम आसान है। मैं बेरर चेक लेके सामने वाले पार्टी के बैंक के पास जाऊंगा, वहां पर बेरर चेक सबमिट करूंगा एंड वो बैंक मुझे इमीडिएटली हाथ में कैश रख देगी ₹25,000। इज इट क्लियर? क्योंकि विकास ने मुझे बेरर चेक दिया है। तो आई एम कंसिडरिंग बेरर चेक एज इक्वल टू कैश, राइट। तो मेरा पहला एलिमेंट है बेरर चेक, जिसे मैं लिख रहा हूं एज कैश अकाउंट। सो माय फर्स्ट एलिमेंट इज कैश अकाउंट, राइट। अब मुझे चेक किसने दिया? मिस्टर विकास ने। यहां पर रीजन प्रेजेंट है क्या कि मैंने फर्नीचर बेचा और बेरर चेक लिया, या गुड्स बेचे एंड बेरर चेक दिया, या मुझे कमीशन के लिए बेरर चेक मिला? नहीं, यहां पर रीजन प्रेजेंट नहीं है, बट सामने वाले पार्टी का नाम है, तो माय सेकंड एलिमेंट विल बी मिस्टर विकास अकाउंट। ये क्लियर है? तो एक एलिमेंट बन गया कैश अकाउंट, बेरर चेक की जगह मैं कैश अकाउंट लिख रहा हूं एंड मिस्टर विकास अकाउंट। अब बात करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट की। तो इट इज वेरी सिंपल, बेरर चेक कैश आ रही है तो दैट इज डेबिट। इफ कैश यानी कि बेरर चेक डेबिट है तो ऑटोमेटिकली विकास विल बी क्रेडिट। एज सिंपल एज दैट। तो ये दो एलिमेंट उठा के मैं इमीडिएटली जर्नल एंट्री कर रहा हूं। कैश अकाउंट डेबिट 25,000 टू मिस्टर विकास अकाउंट 25,000। नरेशन में मैं लिखूंगा बीइंग रिसीव्ड अ बेरर चेक। नरेशन में मैं क्या लिखूंगा? बीइंग रिसीव्ड अ बेरर चेक, राइट। तो ये एंट्री सबको क्लियर है। तो मैंने आपको बेरर चेक एंड क्रॉस चेक का डिफरेंस समझाया। अगर आपको बेरर चेक मिलेगा तो बेरर चेक इज इक्वल टू कैश, एंड अगर आपको क्रॉस चेक मिलेगा तो क्रॉस चेक इज इक्वल टू बैंक। बट अगर क्वेश्चन में बताया नहीं है कि बेरर चेक है या क्रॉस चेक है तो विल अज्यूम इट एज अ क्रॉस चेक एंड वहां उसकी जगह हम हमेशा बैंक ही लिखेंगे। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो ये वाली ट्रांजैक्शन सबको क्लियर हो गई 18 तारीख। चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 21st। तो 21st को वो कह रहे हैं पेड टू किरण बाय चेक ऑफ देना बैंक ₹20,000। तो वो यहां पर क्या कह रहे हैं कि आपने किरण को पे किया चेक से, जो कि देना बैंक का चेक है। आपने पे किया मतलब आपने चेक निकाला, आपका अकाउंट देना बैंक में है, उस पर मिस्टर किरण करके नाम लिखा और उसके हाथ में चेक रख दिया, राइट। आप चेक दे रहे हो, तो व्हेन यू आर गिविंग अ चेक, वेदर इट इज क्रॉस चेक और बेरर चेक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन बोथ द केसेस क्रॉस चेक हो या बेरर चेक हो, पैसा आपके देना बैंक से ही कटेगा, है कि नहीं। अगर आप क्रॉस चेक दोगे तो किरण क्या करेगा? अपने बैंक अकाउंट में जमा करेगा, फिर उसकी बैंक आपके बैंक के पास आएगी, फिर आपके बैंक आपके अकाउंट से पैसे निकाल के उसके बैंक को देगी, राइट। अगर आप बेरर चेक दोगे तो किरण क्या करेगा? डायरेक्टली भागते भागते देना बैंक में जाएगा जहां पर आपका अकाउंट है, फिर देना बैंक क्या करेगी? आपके ही बैंक अकाउंट से पैसे निकाल के उसके हाथ में कैश रखेगी। तो चेक रिसीवर के लिए बेरर है या क्रॉस है उससे फर्क पड़ेगा, बट जो इश्यूअर है मतलब जो चेक दे रहा है उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि चेक क्रॉस्ड है या बेरर है। इन बोथ द केसेस ही हैज टू राइट बैंक ओनली, राइट। तो यहां पर हम विकास को चेक दे रहे हैं, तो माय फर्स्ट एलिमेंट इज चेक। तो चेक के जगह में सिर्फ वर्ड क्या यूज करूंगा? बैंक अकाउंट, राइट। तो चेक कैंसिल करके मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? बैंक अकाउंट। अब मेरा सेकंड एलिमेंट क्या बनेगा? तो मैंने चेक किसको दिया? नाम पता है मुझे, विकास। तो सॉरी, मैंने चेक दिया किरण को, तो मेरा सेकंड एलिमेंट बनेगा किरण अकाउंट। गेटिंग इट? तो मेरा पहला एलिमेंट है बैंक अकाउंट, चेक यानी कि बैंक अकाउंट, एंड मैंने चेक किसे दिया? किरण को, तो किरण इज माय सेकंड एलिमेंट। यहां पर रीजन प्रेजेंट नहीं है बट नाम प्रेजेंट है, इसलिए मैं नाम इंक्लूड कर रहा हूं अपने काउंटिंग में। तो चेक दिया, किसको दिया? किरण को दिया। तो चेक के जगह में सिर्फ लिख रहा हूं बैंक अकाउंट एंड दूसरा एलिमेंट है किरण अकाउंट। अगर डेबिट क्रेडिट की बात करें तो इट इज वेरी सिंपल, चेक में दे रहा हूं तो चेक जा रहा है तो चेक इज क्रेडिट, राइट। अगर चेक क्रेडिट है तो किरण ऑटोमेटिकली क्या बनेगा? डेबिट बनेगा। चेक यानी कि बैंक इज क्रेडिट तो किरण ऑटोमेटिकली डेबिट बनेगा। तो मेरे 21 तारीख की जर्नल एंट्री बन जाएगी किरण अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000 बीइंग पेड टू किरण बाय चेक ऑफ देना बैंक। हाँ, यहां पर एक छोटी सा चीज और याद रखो, यहां पर हमें बैंक का अकाउंट, बैंक का नाम दिया हुआ है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ओनली बैंक आई एम राइटिंग देना बैंक। सिर्फ बैंक अकाउंट की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? देना बैंक, क्योंकि यहां पर मुझे बैंक का नाम पता है, इसलिए जर्नल एंट्री भी मैंने सिर्फ बैंक अकाउंट नहीं लिखा, टू देना बैंक अकाउंट लिखा। तो एंट्री इज किरण अकाउंट डेबिट टू देना बैंक अकाउंट 20,000। इज इट क्लियर? हाँ, अगर सिर्फ वहां पर बोलते कि इशूड चेक टू किरण या पेड टू किरण बाय चेक एंड
कौन से बैंक का चेक है वो नहीं दिया होता तो बैंक अकाउंट में सिर्फ लिखता, बट यहाँ पर मुझे पता है इट इज देना बैंक का चेक, तो मैं लिखते वक्त क्या लिख रहा हूँ, देना बैंक का नाम लिख रहा हूँ। तो माई एंट्री इज Kiran account debit to Dena bank account 20,000 being paid to Kiran by check of Dena bank. This is my narration, right? तो नरेशन के लिए मैं एक छोटा सा स्मार्ट वे यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन है उसी को थोड़ा सा तोड़ मोड़ के मैं अपना नरेशन बना रहा हूँ। वहाँ पर अमाउंट हटा दी, बाकी कल लिख लिया, मेरा नरेशन बन गया। इज इट क्लियर? तो मेरा 21st तक एंट्री हो गया। अब हम चलते हैं 30th एंड लास्ट ट्रांजैक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 30th को क्या कह रहे हैं वो ट्रांजैक्शन, पेड सैलरी ₹5,000। पेड सैलरी क्या पे किया, कैश। जब भी वो आएगा पेड सैलरी, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेड रेंट, पेड मतलब क्या पे कर रहे हो, कैश। तो माय फर्स्ट एलिमेंट इज कैश अकाउंट, क्योंकि मैं कैश पे कर रहा हूँ। अब क्यों पे कर रहा हूँ, एज अ सैलरी, तो माय सेकंड एलिमेंट इज सैलरी अकाउंट। पहला एलिमेंट इज कैश अकाउंट, सेकंड एलिमेंट इज सैलरी अकाउंट। अगर डेबिट क्रेडिट की बात करें तो इट इज वेरी सिंपल, कैश आ रही है जा रही है, आई एम पेइंग मतलब कैश जा रही है, मैं जेब से 5,000 रुपये निकाल रहा हूँ, सामने वाले को सैलरी दे रहा हूँ, तो कैश इज गोइंग आउट, तो कैश विल बी क्रेडिट। एंड क्यों जा रही है, सैलरी, तो अगर कैश क्रेडिट है तो सैलरी ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, डेबिट। तो मेरा पहला एलिमेंट कैश अकाउंट क्रेडिट है, इसलिए सैलरी अकाउंट ऑटोमेटिकली डेबिट हुआ। तो उन्हीं दो एलिमेंट्स को उठा के मेरी जर्नल एंट्री बन जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 नरेशन में बीइंग पेड सैलरी। इज इट क्लियर? तो क्या हुआ, हमने 1 तारीख से लेके 30 तारीख के सारे जर्नल एंट्रीज कर लिए, हमने सारी ट्रांजैक्शन की थी, कल कुछ की थी, आज हमने कुछ की। सो वी आर डन विद ऑल द ट्रांजैक्शन। अब हमारा एंड काम सिर्फ इतना ही है कि जर्नल की टोटल लेनी है ऑन द लास्ट लाइन। अगर आपका फर्स्ट पेज से सेकंड पेज तक जर्नल कंटिन्यू हुआ है तो फर्स्ट पेज के आइटम पकड़ के सेकंड पेज के आइटम पकड़ के आपकी टोटल आनी चाहिए। तो अगर मैं टोटल लेता हूं जर्नल का तो मेरा टोटल आ रहा है 2,12,900, आपका भी उतना आना चाहिए, राइट। तो यहां पर हमने क्या सीखा आज हमने सीखा अबाउट बेरर चेक एंड क्रॉस चेक, राइट। तो उसमें कंफ्यूजन है, तो मैं फिर से एक बार उसका छोटा सा रिवीजन कर रहा हूं आपके लिए। तो चेक जब भी आप देते हो तो चेक इज ए इंस्ट्रूमेंट जो आपका क्या कहते हैं, आपका काम आसान करता है टू ट्रांसफर योर बैंक्स मनी टू समबडी अदर्स बैंक, राइट। तो उसमें अगर मैं चेक दे रहा हूं, इफ आई एम राइटिंग अ चेक, राइट, तो मैं 2 प्रकार से चेक दे सकता हूं सामने वाले पार्टी को। आई कैन इशू अ क्रॉस चेक और आई कैन इशू अ बेरर चेक। मैं सामने वाले पार्टी का नाम लिखूंगा, अमाउंट लिखूंगा, राइट, एंड सामने वाले पार्टी के हाथ में वो चेक रखूंगा। इफ आई एम गिविंग अ क्रॉस चेक, सामने वाले पार्टी को कंपलसरी वो चेक अपने बैंक अकाउंट में जमा करना है, राइट। इफ आई एम इशूइंग अ बेरर चेक, सामने वाली पार्टी क्या कर सकती है, उस चेक को लेके जाके डायरेक्टली मेरे बैंक से कैश निकाल सकती है, राइट। सो जब मैं चेक इशू कर रहा हूं तो क्रॉस चेक है, मतलब सामने वाले पार्टी के बैंक में ही पैसा मिलेगा या बैंक में ही पैसा जमा होगा विथ नो अदर ऑप्शन, क्योंकि क्रॉस किया है तो सामने वाली पार्टी को कंपलसरी उसे अपने बैंक अकाउंट में चेक जमा करना पड़ेगा एंड थ्रू द रेगुलर क्लियरिंग सिस्टम उसके अकाउंट में पैसे जमा होंगे। बट इफ आई एम गिविंग अ बेरर चेक तो उससे वो चेक अपने बैंक अकाउंट में जमा करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली जो चेक उसे दे रहा है उसके बैंक अकाउंट में जाके बैंक से कैश निकाल सकता है, राइट। तो इसलिए मैंने आपको एक इक्वेशन बताया था कि क्रॉस चेक इज इक्वल टू बैंक एंड बेरर चेक इज इक्वल टू कैश, बट इट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिसीवर नॉट द गिवर, राइट। तो अगर आपको बेरर चेक मिल रहा है मतलब आपको कैश मिल रहा है, एंड अगर आपको क्रॉस चेक मिल रहा है मतलब वो पैसा कंपलसरी आपके बैंक अकाउंट में जमा होगा, एज सिंपल एज दैट। बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इशूअर, अगर आप चेक इशू कर रहे हो, आप चाहे बेरर चेक इशू करो या क्रॉस चेक इशू करो, इन बोथ द केसेस पैसा आपके बैंक अकाउंट से ही कटेगा। इसलिए अगर मैं चेक दे रहा हूं तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं कि ये क्रॉस चेक है या बेरर चेक है, मैं अपने अकाउंटिंग में बैंक अकाउंट ही लिखूंगा। इज इट क्लियर? बट अगर मुझे चेक मिल रहा है तो मैं सोचूंगा कि ये क्रॉस चेक है या बेरर चेक है। अगर मुझे बेरर चेक मिल रहा है तो मैं अकाउंटिंग में उसे कैश अकाउंट कहूंगा, एंड अगर मुझे क्रॉस चेक मिल रहा है तो मैं अपने अकाउंटिंग में उसे बैंक अकाउंट कहूंगा। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमारा आज का लेक्चर हम कंक्लूड कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको फिर से रिवाइज करना है, कल के लिए आपको फॉर्मेट बनाना है। तो कल हम इसी के अगले वाला यानी कि नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। कल हम कौन सा इलस्ट्रेशन सॉल्व करने वाले हैं? इलस्ट्रेशन नंबर 2 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, जो इसमें दिया है आपको जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ संगपाल जनरल स्टोर्स, राइट। तो इसमें भी हम कुछ नया कंसेप्ट सीखने वाले। तो ईच एंड एवरी लेक्चर वी आर गोइंग टू ऐड समथिंग न्यू टू आवर किटी ऑफ नॉलेज। इज इट क्लियर? तो कल इस क्वेश्चन में हम कुछ नया सीखने वाले हैं, तो देखते कि वो क्या है नई चीज। तो आज का आपका काम यह है कि इस क्वेश्चन को पढ़ना है, इसके लिए जर्नल का फॉर्मेट बनाना है, फिर से 2 पेजेस के लिए जर्नल का फॉर्मेट बना के रखो, एंड जितने ट्रांजैक्शन आपको समझ में आ रहे हैं पहले से उनका डेबिट क्रेडिट सेग्रीगेट करके रखो, यानी कि 2 एलिमेंट सेग्रीगेट करो, उसका डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है वो आप रफली सेग्रीगेट कर सकते हो।
इज इट क्लियर? तो इतना आज का आपका होमवर्क है, तो मिलते हैं कल हम सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2, राइट? तो आज के लिए इतना ही, सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे, बाय।